गांव के किनारे ऊंचे बबूल के पेड़ों और कच्चे रास्तों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके टाट के दरवाजे को हवा हर रोज चरमरा कर हिलाती थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक गरीब मोची, जिसका नाम था सलीम। सलीम की जिंदगी सिलाई के धागों और घिसी पिटी चप्पलों के साथ गुजरती थी। सुबह से लेकर शाम तक वह लोगों की पुरानी चप्पलों की सिलाई करता, कभी किसी का फटा जूता जोड़ देता, कभी किसी का टूटा तला ठोक देता। मेहनत बहुत करता था, लेकिन रोजी इतनी कम होती कि बस 2 वक्त की सूखी रोटी और बच्चों के लिए पानी में भीगी दाल ही जुट पाती। बीवी मर चुकी थी और एक 7 साल की बेटी ज़ैनब ही उसकी दुनिया थी। ज़ैनब की मासूम आंखों में भूख और मासूमियत का अजीब सा संगम था। सलीम अक्सर उसकी आंखों में देखता तो उसे लगता कि अल्लाह ने इस नन्ही जान को उसके भरोसे छोड़ा है और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गांव वाले सलीम को अच्छा इंसान मानते थे, मगर कोई उसकी फिक्र नहीं करता था। अक्सर लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे आधे पैसे देते और वह चुपचाप सिर झुकाकर ले लेता। उसका दिल कभी शिकायत नहीं करता था। वह बस कहता, रिज्क तो अल्लाह के हाथ में है, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर अक्सर लोग उसे सब्र वाला सलीम कहकर पुकारते, लेकिन उसकी गरीबी ने उसकी पीठ झुका दी थी। अक्सर रात को बेटी सो जाती तो वह पुराने दिए की हल्की लौ के सामने बैठकर सोचता, क्या मेरी बेटी भी तंगहाली और बेबसी में बड़ी होगी? और उसी सोच में उसकी आंखें भर आती। एक दिन की बात है, सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कोहरे से गांव ढका हुआ था। सलीम अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठा पुरानी चप्पल पर टांके मार रहा था। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी खड़ाऊं और चेहरे पर उम्र की झुर्रियां। उसने सलीम से कहा, बेटा, जूते बहुत टूट गए हैं, सिलवा दे, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सलीम ने उसे देखा। उसके भीतर का गरीब आदमी चाहता था कि मना कर दे, क्योंकि उसके पास खुद अपने बच्चे को खिलाने को कुछ नहीं था, मगर उसके दिल का इंसानियत वाला हिस्सा जाग उठा। उसने कहा, बैठ जाओ बाबा, मैं सिल देता हूं। और वह पूरे ध्यान से फटे जूतों को जोड़ने लगा। सलीम ने जब जूते सिल दिए तो बूढ़े ने अपनी आंखों में नमी लेकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तेरे हाथों में बरकत डाल दे, तेरी औलाद को तुझे रोशन कर दे। उस वक्त सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बस मेरी बेटी के लिए दुआ कर देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बूढ़ा चला गया। उस दिन के बाद सलीम के दिल में अजीब सी तसल्ली थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो, जबकि वह तो बस सिलाई ही तो थी। लेकिन रात को जब वह अपनी बेटी के पास बैठा तो उसने देखा कि ज़ैनब सोते सोते मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर सलीम ने सोचा, शायद छोटी सी नेकी कभी इतनी बड़ी राहत दे सकती है। यह मैंने आज जाना। हार्ट्स। अगली सुबह जब सलीम अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था, तभी गांव के चौपाल की तरफ से हलचल की आवाज आई। लोग इकट्ठा हो रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और ऐलान किया जा रहा था कि शहर से शाही काफिला आने वाला है। कहा गया कि बादशाह ने गांवों में अपने अफसर भेजे हैं जो हुनरमंद कारीगरों की तलाश करेंगे ताकि उन्हें दरबार में काम दिया जा सके। यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग उत्साहित हो गए। लोहार, बढ़ई, बुनकर, हर कोई सोचने लगा कि शायद उनकी किस्मत चमक जाए। लेकिन सलीम ने अपनी टूटी चौकी पर बैठे बैठे सोचा, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास क्या हुनर है जो शाही लोग पसंद करेंगे। फिर भी दिल में एक अजीब सी उम्मीद की लौ जल उठी। दोपहर होते होते गांव में अफसरों का काफिला पहुंचा। घोड़े, सिपाही और ऊंचे ऊंचे हुक्मरान, सब लोग अपनी कारीगरी दिखाने लगे। कोई लोहे की तलवार चमका कर दिखा रहा था, कोई लकड़ी का नक्काशीदार दरवाजा पेश कर रहा था। अफसर बड़ी बारीकी से सब देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर किसी चीज से खास तसल्ली नहीं झलक रही थी। तभी भीड़ के बीच वही बूढ़ा फकीर आया जिसके जूते कल सलीम ने मुफ्त में सिले थे। उसने अफसरों के सामने अपने पांव रखकर कहा, मियाँ, देखो ये जूते, इन्हें एक गरीब मोची ने अपने हाथों से सिया है। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने मुफ्त में कर दिया। देखो कितनी मजबूत सिलाई है। अफसरों ने जूतों को हाथ में लेकर गौर से देखा। चमड़े के पुराने टुकड़े सही ढंग से जोड़े गए थे। हर टांका गहरे ध्यान और सफाई से लगा था। उनमें अजीब सी मजबूती थी। एक अफसर ने कहा, किसने किया यह काम? बूढ़े ने हाथ उठाकर इशारा किया।
वहीं बैठा है उस टाट की झोपड़ी वाला मोची, सलीम। सबकी नजरें एक पल में उस गरीब आदमी की ओर घूम गईं। सलीम सकपका गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी न था कि उसके साधारण से काम पर इतनी नजरें टिक जाएंगी। अफसरों ने उसे पास बुलाया और कहा, मोची, दरबार में हुनरमंद कारीगरों की जरूरत है, क्या तू हमारे साथ चलना पसंद करेगा? सलीम की आंखें फैल गईं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी मेहनत आपके काम आ सके तो यह मेरे लिए इनायत होगी। गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जो लोग उसे कल तक आधे पैसे देकर चप्पल सिलवाते थे, वही आज सोचने लगे, क्या वाकई इस गरीब की तकदीर बदलने वाली है? ज़ैनब दौड़ कर आई और अपने छोटे हाथों से पिता का दामन पकड़ लिया। सलीम ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, शायद अल्लाह ने मेरी छोटी सी नेकी को कबूल कर लिया है। अगले ही दिन सलीम को अफसर अपने साथ शहर ले गए। ज़ैनब को भी वह साथ ले गया, क्योंकि गांव में उसे छोड़ने वाला कोई न था। शाही काफिला चलते चलते शाम तक शहर के दरवाजे पर पहुंचा। ऊंची ऊंची फसीलें, चौड़े बाजार, महलों के गुंबद और रोशनी से जगमग करती गलियां देखकर सलीम की आंखें दंग रह गईं। वह तो अपनी झोपड़ी और कच्चे रास्तों से ही वाकिफ था। यह ऐश्वर्य और शान और शौकत उसकी कल्पना से भी परे था। ज़ैनब अपने छोटे छोटे हाथों से पिता का हाथ कस कर पकड़े रही। उसकी आंखों में कौतूहल और मासूमियत का समंदर था। दरबार में पहुंचकर सलीम को एक कोने में ठहराया गया। अगले दिन सुबह जब बादशाह का दीवान शुरू हुआ तो उसे बुलाया गया। सामने सोने से जरा सिंहासन था जिस पर बादशाह बैठा था। चारों ओर अमीर व उमराव, वजीर और सिपाही खड़े थे। सलीम के लिए यह नजारा किसी ख्वाब से कम न था। दरबार के सामने एक अफसर ने उसके काम का जिक्र किया, जहां अपना, यह वही मोची है जिसने बूढ़े फकीर के जूतों को इतनी मजबूती और सफाई से सिया था। ऐसा हुनर हमने और कहीं नहीं देखा। बादशाह ने सलीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। बादशाह ने अपने पास रखे पुराने रेशमी जूतों की एक जोड़ी उठाई और कहा, सलीम, इन्हें ठीक करके दिखाओ। जूते बहुत कीमती थे, लेकिन उनका तला उखड़ चुका था। पूरा दरबार देख रहा था। सलीम ने कांपते हाथों से जूते उठाए, फिर एक लंबी सांस ली। उसने ज़ैनब की तरफ देखा, जिसने मासूमियत से सिर हिलाया, मानो कह रही हो, अब्बा, आप कर सकते हो। और उसी पल सलीम का डर छूमंतर हो गया। वह झुककर अपने औजार निकालने लगा। हर टांका लगाते समय वह बिस्मिल्लाह पढ़ता। सन्नाटा छा गया। सुई की खटर पटर और चमड़े की हल्की खुशबू के बीच पूरा दरबार सांस रोके देखता रहा। जब वह काम पूरा करके जूते पेश करता है तो लगता है जैसे नए बन गए हों। बादशाह ने उन्हें हाथ में लेकर परखा, खींचा तान कर देखा और फिर हंसते हुए बोला, वाह, यह तो सचमुच करिश्मा है। गरीब मोची, तेरे हाथों में हुनर ही नहीं, बरकत भी है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। मगर उसी वक्त एक अमीर दर्जी खड़ा हुआ जो बरसों से दरबार का खास था। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, जहां अपना, ये सब तो मामूली सिलाई है, ऐसे काम तो कोई भी कर सकता है। दरबार में जगह देने लायक यह मोची नहीं, बल्कि हम जैसे पुराने कारीगर हैं। दरबार में कानाफूसी होने लगी। सलीम का दिल धक से रह गया। उसे लगा शायद अब सब बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी दरबार के बीच वही बूढ़ा फकीर प्रकट हुआ जिसके जूते सलीम ने सिले थे। किसी को समझ न आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, नेकी का असल मोल उस इंसान से पूछो जिसने भूखे पेट भी किसी मजलूम की मदद की हो। यह गरीब मोची वही है जिसने बिना मांगे दूसरों की मदद की। यही असल हुनर है और यही दरबार की शान बढ़ाएगा। बादशाह ने बूढ़े की तरफ गौर से देखा और फिर सलीम से कहा, तेरी किस्मत अब दरबार से जुड़ी है, मगर याद रख, असली इम्तिहान यहीं से शुरू होता है। सलीम की आंखों में आंसू थे। उसने ज़ैनब को गले लगाया और मन ही मन सोचा, शायद सचमुच छोटी सी नेकी कभी इतनी बड़ी रहमत बन जाती है। हार्ट्स दरबार से लौटकर उस रात सलीम ने महल के एक छोटे से हिस्से में ठहरने की जगह पाई। यह जगह तो उसकी झोपड़ी से कहीं बेहतर थी। पक्की दीवारें, ऊंची छत और दरवाजे पर पहरेदार। ज़ैनब ने चारपाई पर लेटकर खुशी से कहा, अब्बा, यहाँ तो हमारे ऊपर पानी नहीं टपकता, न दीवारें गिरती हैं। सलीम ने बेटी को सीने से लगाया और उसकी मासूम बात पर आंखों में नमी आ गई, लेकिन दिल में डर भी था।
कहीं यह सब एक ख्वाब तो नहीं, कहीं कल सुबह सब छिन न जाए। अगली सुबह सलीम को दरबार में फिर बुलाया गया। बादशाह ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सलीम, आज तेरा असली इम्तिहान है। हमारे पास एक पुराना तोहफा है जो कई पीढ़ियों से हमारे खजाने में रखा है, मगर वह अब टूटा फूटा है। बड़े बड़े कारीगर उसे जोड़ न सके। अगर तू उसे ठीक कर पाया तो तेरे लिए दरबार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। यह कहकर अफसरों ने एक लकड़ी का संदूक सामने रखा। संदूक में रखे थे पुराने नायाब सोने चांदी से जड़े बादशाह के खास जूते। उनका तला उखड़ चुका था और किनारे फट चुके थे। पूरा दरबार चुप था। अमीर दर्जी, जो कल सलीम से जल गया था, मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यह गरीब मोची क्या कर पाएगा? अगर हम न कर सके तो यह क्या करेगा? लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सलीम का दिल धड़क रहा था। वह घुटनों के बल बैठा, जूतों को उठाया और बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे वह सिर्फ सिलाई नहीं देख रहा था बल्कि उन जूतों की रूह को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ सोने चांदी से नहीं बनते। इन्हें जोड़ने के लिए सब्र और दुआ की जरूरत होती है। सलीम ने अपना छोटा सा औजार थामा और काम शुरू किया। हर टांके के साथ वह अल्लाहू अकबर कहता। ज़ैनब कोने में बैठी उसे देख रही थी। उसकी मासूम आंखें चमक रही थीं, मानो वह अपने अब्बा को दुआएं दे रही हो। लेकिन तभी दरबार का वह अमीर दर्जी आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, यह धोखा है। यह मोची जादू करता है, तभी इसके हाथों में बरकत दिखती है। दरबार में फिर से शोर मच गया। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और सलीम की तरफ इशारा किया। सलीम ने जब काम पूरा करके जूते बादशाह के सामने रखे तो सबकी सांसें थम गईं। जूते ऐसे लग रहे थे जैसे नए बने हों, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत और चमकदार। बादशाह ने उन्हें पहनकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाकई तेरे हाथों में हुनर है। यह सिर्फ कला नहीं, यह इबादत है। सलीम की आंखें भर आईं। वह सजदा करने ही वाला था कि तभी दरबार का वही दर्जी चिल्लाया, यह सब नाटक है। मैं साबित करूंगा कि यह मोची लायक नहीं। अगर सचमुच इसमें हुनर है तो इसे ऐसा काम दो जो किसी ने कभी न किया हो। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह ने ठहर कर कहा, ठीक है, अगली बार तुझे एक ऐसा काम मिलेगा जिसमें तेरे सब्र और ईमान दोनों की परीक्षा होगी। अगर उसमें कामयाब हुआ तो तेरा और तेरी औलाद का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं गरीब सही, मगर मेहनत और ईमान मेरा सहारा है। जो इम्तिहान आएगा अल्लाह की मदद से पूरा करूंगा। ज़ैनब ने दौड़कर अब्बा का हाथ थामा। उसके छोटे होंठों से निकला, अब्बा, आप हारना मत। और उसी मासूम जुबान ने सलीम के दिल में हौसला भर दिया। हार्ट्स कुछ ही दिनों बाद दरबार में बड़ी हलचल मची। शाही मुहर लगी चिट्ठियां गांव गांव भेजी गईं और बाजारों में ऐलान हुआ कि बादशाह ने सभी हुनरमंदों को एक खास काम के लिए बुलाया है। जब सलीम दरबार पहुंचा तो वहां पहले से ही लोहार, सुनार, बढ़ई और बड़े बड़े कारीगर मौजूद थे। सबकी नजरें उसी गरीब मोची पर टिक जातीं जिसने पिछले दिनों सबको हैरान कर दिया था। अमीर दर्जी भी वहां मौजूद था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। बादशाह सिंहासन पर बैठे और बुलंद आवाज में कहा, आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसा काम रख रहे हैं जिसे पूरा करना आसान नहीं। हमारे खजाने में एक अनमोल तोहफा है, रूम से आया हुआ नायाब रेशमी लिबास। मगर वह लिबास समय और नमी से इतना खराब हो गया है कि उसकी चमक और कीमत दोनों खो गई हैं। बड़े बड़े दर्जी और कारीगर उसे संवार न सके। अब देखना यह है कि क्या सलीम उस लिबास को फिर से जिंदा कर सकता है। जब वह लिबास दरबार में लाया गया तो सबकी आंखें चौंधियां गईं। कपड़ा अभी भी कीमती था, मगर जगह जगह से फट चुका था, धागे बिखर गए थे और उसकी रंगत मुरझा चुकी थी। अमीर दर्जी हंसकर बोला, जहां पनाह, यह काम नामुमकिन है। इस फटे हुए लिबास को ठीक करने का मतलब है अपनी कला की बर्बादी। देख लेना, यह मोची आज फेल हो जाएगा। सलीम ने धीरे से उस लिबास को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अपने दिल में सोचा, हे अल्लाह, यह तो मेरी औकात से बाहर का काम है, लेकिन अगर तेरी मदद हुई तो यह भी मुमकिन हो जाएगा। उसने काम करने से पहले दरबार से एक दिन की मोहल्लत मांगी। बादशाह ने हामी भर दी।
रात को वह लिबास अपने छोटे कमरे में ले आया। जैनब ने उसे देखा और मासूमियत से बोली, अब्बा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन टूटा क्यों है? सलीम ने बेटी को गोद में लेकर कहा, बेटी, जैसे इंसान की जिंदगी होती है, कभी टूटती है, कभी जुड़ती है। मेरा काम इसे जोड़ना है। उस रात सलीम ने अपने छोटे दिए की लौ में बैठकर घंटों उस कपड़े को निहारा। हर धागा, हर छेद, हर फटी जगह उसे अपनी जिंदगी की याद दिला रही थी। गरीबी, भूख, आंसू। लेकिन जैसे उसने अपनी जिंदगी में सब्र और मेहनत से हर टूटन को सहा, वैसे ही उसने ठान लिया कि इस लिबास को भी नया रूप देगा। सारी रात वह सिलाई करता रहा। हर टांका लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते। जैनब को नींद आ गई थी, लेकिन उसकी छोटी सांसों की आवाज सलीम को हिम्मत देती रही। सुबह होने तक लिबास की शक्ल बदल चुकी थी। टूटी जगहें जुड़ गईं, रंग फिर से निखर आया और उसमें एक नई चमक दिखाई देने लगी। सुबह जब दरबार में लिबास पेश किया गया तो सबकी सांसें थम गईं। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और कहा, यह तो वही लिबास है, मगर अब पहले से भी ज्यादा सुंदर, जैसे इसमें नई जान आ गई हो। पूरा दरबार गूंज उठा। लेकिन अमीर दर्जी की आंखों में अब और भी ज्यादा जलन भड़क उठी। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस मोची को चैन से जीने नहीं दूंगा। या तो यह दरबार से निकाला जाएगा या इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। सलीम को यह सब मालूम न था। उसके दिल में बस यही तसल्ली थी कि उसने अपने सब्र और ईमान से एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दरबार में सबकी तालियां और बादशाह की दाद के बीच सलीम के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आई। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और जलन थी। वही अमीर दर्जी। उसने दरबार से निकलते ही अपने चेलों को बुलाया और फुसफुसाकर बोला, यह गरीब मोची मेरी जगह ले लेगा? नहीं, इसकी औकात सिर्फ गली कूचों में टूटी चप्पलें सीने की है। इसे यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। अगले कुछ दिनों में दर्जी ने धीरे धीरे साजिश बुननी शुरू की। उसने दरबार के कुछ छोटे मुलाजिमों को रिश्वत देकर यह अफवाह फैलवाई कि सलीम असल में कोई जादूगर है, तभी उसके हाथों में इतना हुनर है। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ कहते, हाँ सच है, देखा ना कैसे फटे कपड़े में जान आ गई। कुछ कहते, नहीं, ये तो नेक दिल है। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। इधर सलीम को इसकी भनक नहीं थी। वह तो अपने छोटे से कमरे में बैठा हर दिन नए नए जूते और कपड़े संवारता और जैनब को कहानियां सुनाकर सुला देता। उसकी मासूम बेटी उसे अक्सर कहती, अब्बा, आप दरबार के सबसे बड़े कारीगर बन जाओगे। और वह मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, मैं बस मेहनत करना जानता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक शाम अचानक पहरेदार उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सलीम, तुझे दरबार में बुलाया गया है। तेरे बारे में कुछ इल्जाम लगे हैं। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैनब घबराकर अब्बा का दामन पकड़ने लगी। सलीम ने उसे गले लगाया और बोला, बेटी, घबराना मत। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। दरबार में सलीम को लोगों के सामने खड़ा किया गया। अमीर दर्जी आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, ये मोची दरअसल जादूगर है। ये जो भी सिलता है उसमें तिलिस्म भर देता है। ये दरबार के लिए खतरा है। पूरा दरबार खुसर पुसर करने लगा। सलीम की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं तो बस एक गरीब मोची हूँ। मेरी औकात ही क्या, मैं तो अपनी भूख तक मिटा नहीं पाता। मगर जो भी काम करता हूँ सब्र और दुआ के साथ करता हूँ। अगर यह जादू है तो फिर मेरी बेटी के आंसू क्यों नहीं थमते? मेरी झोपड़ी में भूख क्यों ठहरती? उसकी बातों ने बहुतों के दिल को छुआ, मगर शक की परछाई अभी भी दरबार में तैर रही थी। बादशाह ने गंभीर होकर कहा, सलीम, तेरी सच्चाई का सबूत तुझे ही देना होगा। हम तुझे एक आखिरी इम्तिहान देंगे। अगर उसमें तू पाक निकला तो तेरे खिलाफ हर इल्जाम मिट जाएगा। लेकिन अगर नाकाम हुआ तो न तेरा नाम बचेगा न तेरी औलाद। सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अल्लाह को याद करके कहा, जहां पनाह, मैं हाजिर हूं। मेरी मेहनत मेरा गवाह है। जैनब दूर खड़ी अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। हार्ट्स दरबार का माहौल भारी था। चिरागों की रोशनी में चमकते सोने के दरवाजे, संगमरमर के फर्श पर गूंजते कदमों की आहट और सैकड़ों निगाहें सब एक गरीब मोची सलीम पर टिकी। सलीम के होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की,
या अल्लाह, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे गिरा दे, लेकिन अगर मेरा काम तेरे नाम से जुड़ा है तो तू मुझे सरफराज कर। बादशाह ने इशारा किया और सामने एक अफसर एक संदूक लेकर आया। संदूक खोला गया तो उसमें से निकला एक बेहद पुराना, नाजुक और अनमोल शाही परचम यानी झंडा। यह वही परचम था जिसे बादशाह के पुरखों ने पहली जंग में लहराया था। वह वक्त की मार से फट चुका था, किनारे झड़ गए थे, रंग फीका पड़ चुका था। अफसर ने कहा, सलीम, तेरे लिए यह इम्तिहान है, इसे फिर से जिंदा कर। न धागा खोना चाहिए, न रंग बदलना चाहिए। अगर तू इसमें कामयाब हुआ तो तेरी बेगुनाही साबित होगी। पूरा दरबार सन्न था, सबकी नजरें सलीम पर थीं। अमीर दर्जी की आंखों में घमंड झलक रहा था। उसने ताना मारा, अब देखेंगे यह गरीब मोची कैसे इस शाही परचम को ठीक करता है। सलीम ने परचम को अपने कांपते हाथों में लिया। उसकी उंगलियों ने जब उस फटे कपड़े को छुआ तो उसे अपनी जिंदगी याद आ गई, जैसे यह परचम भी उसी की तरह टूटा हुआ, बिखरा हुआ और भूला बिसरा हो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जैसे तूने मेरी झोपड़ी में बरकत डाली, वैसे ही इस फटे परचम को भी जिंदा कर दे। बादशाह ने 3 दिन की मोहलत दी। सलीम उस परचम को लेकर अपने छोटे कमरे में लौट आया। वहां उसकी बेटी ज़ैनब उसका इंतजार कर रही थी। उसने अब्बा के हाथ में परचम देखा तो मासूमियत से पूछा, अब्बा, यह तो बहुत बड़ा झंडा है, आप इसे ठीक कर पाओगे? सलीम ने बेटी के माथे को चूमते हुए कहा, बेटी, ये मेरा नहीं बल्कि हमारी इज्जत का इम्तिहान है। अगर मैंने इसे जोड़ दिया तो लोग कहेंगे, देखो, एक गरीब मोची ने दरबार की शान बचा ली। उस रात सलीम ने दिया जलाया और काम शुरू किया। परचम को जमीन पर फैलाकर वह हर धागे को ध्यान से देखता। उसकी आंखों से आंसू टपकते और कपड़े पर गिरते, जैसे हर आंसू उसे सींच रहा हो। हर टांका लगाते हुए वह बिस्मिल्लाह पढ़ता। कभी उसके हाथ कांप जाते, कभी धागा उलझ जाता, मगर फिर ज़ैनब की मासूम आवाज गूंजती, अब्बा, आप हारना मत। और सलीम फिर से हिम्मत जुटा लेता। 3 दिन तक वह बिना नींद लिए, बिना पेट भरे, बस उसी परचम में डूबा रहा। ज़ैनब उसके पास बैठी रहती, कभी पानी पिला देती, कभी उसकी आंखें सहला देती। और जब तीसरे दिन सुबह का सूरज उगा तो परचम एकदम नया लग रहा था, जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। रंग खिल उठा था, किनारे मजबूत हो गए थे और हर टांका ऐसे जुड़ा जैसे कभी टूटा ही न हो। दरबार में जब सलीम ने परचम पेश किया तो सबकी सांसें थम गईं। बादशाह ने खड़े होकर परचम को हाथ में लिया और ऊंची आवाज में कहा, यह करिश्मा नहीं, यह ईमान और मेहनत की जीत है। सलीम, तूने सिर्फ परचम नहीं बल्कि हमारे दरबार की शान वापस ला दी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अमीर दर्जी की आंखें शर्म से झुक गईं, उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। बादशाह ने सलीम को दरबार का मुख्य कारीगर बना दिया और कहा, अब से तू और तेरी औलाद हमेशा इस दरबार की इज्जत का हिस्सा रहोगे। उस दिन सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ज़ैनब को गले लगाया और मन ही मन कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी नेकी को इतनी बड़ी रहमत बना दिया। लेकिन यही आखिर नहीं था। कुछ महीनों बाद जब सलीम दरबार में काम कर रहा था, वही बूढ़ा फकीर फिर से उसके सामने आया। वह धीरे से बोला, सलीम बेटा, याद है तूने मेरे जूतों को बिना पैसे लिए सिल दिया था? वही तेरी किस्मत बदलने का सबब बना। अल्लाह ने तेरे छोटे से अमल को इतना बड़ा बना दिया कि आज तू दरबार का हिस्सा है। याद रख, दुनिया में कोई नेकी छोटी नहीं होती। हर छोटा काम अल्लाह के खजाने में लिखा जाता है और वक्त आने पर वही इंसान की रहमत बन जाता है। सलीम ने फकीर के हाथ छुए और कहा, बाबा, आपने सही कहा। अगर उस दिन मैं इनकार कर देता तो शायद आज भी झोपड़ी में भूखा होता, मगर एक छोटी सी नेकी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। उसकी बेटी ज़ैनब भी यह सुन रही थी। उसने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा, क्या मैं भी बड़ी होकर छोटी छोटी नेकियां कर सकती हूँ? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इंसान के पास चाहे धन न हो, मगर उसका नेक अमल कभी छोटा नहीं होता। और इस तरह गरीब मोची सलीम की कहानी पूरी हुई, जिसने अपनी मेहनत, सब्र और ईमान से यह साबित कर दिया कि एक छोटी सी नेकी भी इंसान की तकदीर बदल सकती है। सबक इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, उसकी छोटी सी नेकी अल्लाह की नज़रों में इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरी जिंदगी बदल दे। दौलत और शोहरत इंसान को ऊंचा नहीं बनाते, बल्कि उसका नेक अमल ही असली रहमत होता है।